दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन सभ्यता एवं संस्कृति पर आधारित प्रश्न की जो है सेकंड सीरीज। अर्थात पहली सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड सीरीज गुप्तकालीन सभ्यता की। आपके सामने क्वेश्चन है 41 नंबर। देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? अर्थात ऐसा कौन सा नाटक है जो कालिदास ने नहीं लिखा है? तो माल विकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो विक्रमोर वर्षियम, जानकी हरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, जानकी हरण। जो जानकी हरण नाटक है वह इन्होंने नहीं लिखा है। देखिए, भारतीय महाकाव्यों की परंपरा पर आधारित जानकी हरण के रचनाकार कुमार दास के संबंध में कहा जाता है कि वे महाकवि कालिदास के अन्य मित्र थे। जानकी हरण जो है वह कुमार दास ने लिखी है और कुमार दास थे कालिदास के घनिष्ठ मित्र। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्र मोर वश्यम आदि ये चीजें, इतने नाटक इन्होंने लिखे हैं। बट जानकी हरण है वह लिखी गई है कुमार दास के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह है 42 नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट है धारवाड़ था, सेकंड ऑप्शन वाराणसी था, थर्ड ऑप्शन उज्जैन था, या फोर्थ ऑप्शन विदिशा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उज्जैन, अर्थात थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र जो था वह उज्जैन था, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में यह स्थित है, वो भी क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। अब आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए कौन सा प्रश्न है। आगे आपके सामने जो प्रश्न है वह 43 है। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शहरात वंश के शकों का विनाश गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नहपान को पराजित करके किया था, तथा कार्तमक वंश के शकों का शासन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपने देख लिया, सेकेंड है। अब अपने पास प्रश्न है 44 नंबर। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त। देखिए, परम भागवत उपाधि धारण करने वाले जो गुप्त शासक थे वह समुद्रगुप्त थे। कौन थे? समुद्रगुप्त दोस्तों थे। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 45। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन है आपके सामने स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत के नेपोलियन की भी संज्ञा दी है किसने? वी ए स्मिथ ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 46 नंबर है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ऑप्शन है आपके सामने प्रयाग, बोध गया, कुशीनगर और अमरावती।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया। क्या हो जाएगा? बोध गया इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। और दोस्तों, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बता दें कि बोध गया में बुद्ध भगवान की लेटी हुई मूर्ति बनने वाली है। क्या लेटी हुई मूर्ति बुद्ध भगवान की बनने वाली है बोध गया में? आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास प्रश्न है 47। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। सेकेंड ऑप्शन है शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में। थर्ड ऑप्शन है हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आ रहा है वह है ऑप्शन फर्स्ट। क्या है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट है। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का जो प्रारंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के उपलक्ष्य में किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 48 नंबर। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त। क्या हो जाएगा? गुप्त। देखिए, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में हूणों के प्रबल आक्रमण हुए, जिसका नेता खुशनेवास था। कौन था नेता? कौन था? खुशनेवास था। परंतु स्कंदगुप्त ने इस इस आक्रमण को विफल कर दिया था। क्या कर दिया था? इस आक्रमण को उन्होंने विफल कर दिया था, फेल कर दिया था। बाद में पुरुगुप्त व बुद्धगुप्त बालादित्य के समय तोरमाड़ एवं मिहिर कुल के अचानक आक्रमण हुए। गुप्त साम्राज्य का उदय कुषाण साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम थे, वो गुप्त वंश का प्रथम राजा हुआ। उसके पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और बाद में कौन शासक बना? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। आपके सामने प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बिल्कुल मिलाएंगे। पहले आप सूची फर्स्ट में देख लो, सूची प्रथम में क्या दिया गया है। विशाख दत्त दिए गए हैं, वराह मिहिर दिए गए हैं, चरक दिए गए हैं, ब्रह्मपुत्र दिए गए हैं। और सूची जो द्वितीय है वो आपके सामने है। उसमें चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान, गणित, अर्थात जो ऊपर व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं उनका नीचे वाली सूची से क्या संबंध था, यह चीज आपको बतानी है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए, जो विशाख दत्त हैं वह नाटककार थे, अर्थात क्या लिखते थे? ये नाटक लिखते थे। तो आप विशाख दत्त के सामने 2 लिख सकते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे वराहमिहिर। तो वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर थे खगोल विज्ञानी। क्या थे? ये खगोल विज्ञानी थे। तो इसके सामने आप 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बात करेंगे चरक। तो चरक ये चिकित्सा थे, अर्थात ये एक डॉक्टर थे। क्या थे? तो आप 1 लिख सकते हैं। ब्रह्मगुप्त, तो ये सिर्फ क्या बचे? मैथमेटिशियन थे, अर्थात एक गणितज्ञ थे, या गणित के बारे में इनको अच्छा खासा नॉलेज था। देखिए, मैंने आपको बताया विशाख दत्त नाटककार थे, नाटक लिखते थे। वराहमिहिर थे खगोल विज्ञानी। चरक थे, ये चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन अर्थात गणितज्ञ या गणित के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति थे। अब आपके सामने प्रश्न है 50 नंबर। सर्वरा जो छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाली की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने उपाधि क्या धारण की थी? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाली, जिसको सर्वरा
जो छेता भी कहते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपके सामने 51 नंबर। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी? उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में। क्या हो जाएगा? उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्ति जो प्रांत है उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में हुआ है। इन अभिलेखों से सूचित होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुंड्रवर्धन नाम की एक भुक्ति थी जो पुंड्रु देश के अंतर्गत आती थी। इसमें कोटि वर्ष आदि अनेक वर्ष सम्मिलित थे। इन ताम्रपट लेखों से सूचित होता है कि लगभग समग्र उत्तरी बंगाल या पुंड्रु देश पुंड्रवर्धन भुक्ति में सम्मिलित था और यह 443 ईस्वी से 543 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का अविच्छिन्न अंग था, अर्थात इसी का भाग था। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 52 नंबर। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? पाली थी, प्राकृत थी, हिंदी थी या संस्कृत थी? क्या थी यह चीज आपको दोस्तों बतानी है। फटाफट सोचें और बताएं। देखिए बता देते हैं। संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। ऑप्शन 4 जो है वह करेक्ट है। देखिए दोस्तों, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल के भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, जिस समय गुप्त काल का टाइम पीरियड था, चल रहा था उनका शासन, इस युग को क्लासिक टाइम कह सकते हैं, स्वर्ण युग या गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 53 नंबर 53 है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है कहोम स्तंभ लेख, सेकंड ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, थर्ड ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, फोर्थ ऑप्शन है मंदसौर लेख। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कहोम स्तंभ लेख। देखिए दोस्तों, स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित कहोम नामक स्थान से यह लेख प्राप्त हुआ है। इसमें गुप्त संवत 141 से 460 ईस्वी की तिथि अंकित है। इस अभिलेख से क्या पता चलता है कि मत्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण कराया था। अब अगला प्रश्न आपके सामने 54 नंबर है, जो कि आप देख रहे हैं। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को और स्कंदगुप्त को। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय को ये गुप्त संबंध प्रारंभ करने का श्रेय दोस्तों दिया जाता है। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया जिसे क्या कहा उन्होंने? गुप्त संवत कहा था। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत जिसकी टाइमिंग मैंने आपको अभी बताई 319 से 320 ईस्वी, और गुप्त संवत तथा शक संवत, देखिए शक संवत कब आया था? 78 ईस्वी में। और गुप्त संबंध और शक संबंध के बीच में जो अंतर रहा है लगभग 240 वर्षों का रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने प्रश्न है 55 नंबर। देखिए क्या है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में और इनमें से किसी में नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गुप्त काल में। देखिए, गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल वैदिक काल में ही पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ बातों को छोड़कर बराबरी का व्यवहार होता था। उत्तर वैदिक काल में
स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दिखाई देने लगती है। उन्हें शिक्षा से वंचित करके पराधीन रखने की परंपरा आधुनिक काल तक चली आई है। अब अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर। देखिए क्या है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? फर्स्ट ऑप्शन रूपक कहलाते थे, सेकंड करशापण, थर्ड दीनार और चौथा ऑप्शन है पण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गुप्त राजाओं में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा कुषाणों की स्वर्ण तुलना से कम थी। गुप्त राजाओं ने गुजरात को विजित करने के उपरांत चांदी के सिक्के चलाए, जिन्हें रूपक कहा जाता था। मौर्यकालीन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता था। पण चांदी का सिक्का था। ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार एवं प्रमुख मुद्रा थी। सोने, चांदी, तांबा एवं रांगा चारों धातु से करसापड़ बनता था। देखो करसापड़ किससे बनता था? सोने से, चांदी से, तांबा एवं रांगा चारों धातुओं से मिलकर करसापड़ बनता था। अगला प्रश्न आपके सामने है 57। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था। कितने राज्यों पर? 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 58 नंबर। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन है वाघ गुफाएं, सेकंड है एलोरा गुफाएं, थर्ड है लोमेश ऋषि गुफा और फोर्थ है नासिक गुफाएं। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाघ गुफाएं। क्या हो जाएगा? वाघ गुफाएं। देखिए अजंता और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर ही बाघ या वाघ गुफाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती है। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। किसने की थी? डेंजरफील्ड ने। और किस सन में? 1818 में। अगला प्रश्न आपके सामने है 59 नंबर 59 नंबर। देखिए क्या है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट क्लियर आंसर हो जाएगा। ये खगोल विज्ञानी थे और साथ में मैथमेटिशियन भी थे। देखिए दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के ज्योतिष सिद्धांत पर बहुत प्रभाव रहा है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है 60 नंबर। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन थर्ड क्लियर है। हरिशेन के शब्दों में समुद्रगुप्त का चरित्र इस प्रकार था कि उसका मन विद्वानों के सत्संग सुख का व्यसनी था, अर्थात आदि था। उसके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अविरोध था। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। क्या था? अनुयायी था। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
अब प्रश्न है 61 नंबर। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय शासक के दरबार से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपके सामने प्रश्न है 62 नंबर। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? अरण के, गया के, नालंदा के या प्रयाग के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रयाग के। देखिए, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन है उसके प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण द्वारा रचित लेख था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हर्षेण थे। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें उन राज्यों का वर्णन था जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए। अब आप लोग प्रश्न देख पा रहे होंगे 63 नंबर। क्या है? 63 नंबर है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण और काम्ब्रे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्ति हो जाएगा। देखिए, ताम्रलिप्ति यह प्राचीन बंदरगाह नगर भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था, किंतु कालांतर में गंगा का मार्ग बदल जाने से समुद्र तट से दूर हो गया। वर्तमान में इस स्थान पर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में रूपा रूपा नारायण नदी एवं हुगली नदी के संगम से लगभग 19 किलोमीटर ऊपर तामलुक नगर स्थित है। कनिंघम ने ऐसा भी माना है कि इसे प्राचीन काल में ताम्रलिप्त, ताम्रलिप्तक, दामलिप्त आदि के नामों से भी जाना जाता था। उस युग में इसकी प्रसिद्धि व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा एवं बौद्ध धर्म के केंद्र होने की वजह से थी। अब देखते हैं आगे। आगे जो आपके पास प्रश्न है वह है दोस्तों 64 अर्थात 64 नंबर। देखिए क्या है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, कुछ शासक दिए गए हैं और उनकी पत्नी से मैच करना है। चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, रुद्रसेन और सूची सेकंड में आएंगे पत्नी कुमार देवी, लिच्छवी, ध्रुव देवी, दत्ता देवी, प्रभावती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इनकी पत्नी थी कुमार देवी, जिन्हें लक्ष्मी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके सामने फर्स्ट लिख दीजिए। रामगुप्त की जो पत्नी थी वह थी ध्रुव देवी, तो 2 लिख सकते हैं। और समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी दत्ता देवी, यहाँ आप 3 लिख सकते हैं। और रुद्रसेन द्वितीय की जो पत्नी थी प्रभावती, आप 4 लिख सकते हैं। अर्थात 1 2 3 4 सब के सब मिले हुए हैं एकदम सीक्वेंस में। फटाफट इसको आप लोग दोस्तों पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 65 नंबर। क्या है? 65 नंबर। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है उसकी पुरावेशता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण, उसकी जंग रोधकता के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फोर्थ, उसकी जंग रोधकता के कारण। देखिए कैसे, जो ये लौह स्तंभ है इसमें जो लोहे की मात्रा है तकरीबन 98% है। कितनी है? 98% है, लेकिन इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, इसीलिए साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है अपने पास
66 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें देखो दोस्तों क्या दिया गया है। सूची फर्स्ट में प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, और बी में है विलसट, सी में है भीतरी, और डी में है मंदसौर लेक। और सूची सेकंड में आप लोग देख पा रहे होंगे समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और वधु वर्मन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं कैसे। देखिए जो प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है वह समुद्रगुप्त द्वारा है, अर्थात यहाँ 1 लिख दें। विलसट जो है वह कुमारगुप्त द्वारा है, 2 लिख सकते हैं। जो भीतरी है वह स्कंदगुप्त द्वारा है, 3 लिख सकते हैं। मंदसौर लेक है वधु वर्मन द्वारा है। तो यहाँ आप 4 लिख सकते हैं। सभी एक दूसरे से सामने के सामने मैच करते हुए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने 67। देखिए क्या है 67 नंबर। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? शक, कन्न, वाकाटक, सातवाहन। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाकाटक। देखिए सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक वंश का शासक था। वाकाटक शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत के एक राजवंश के लिए किया जाता है जिसने 3री सदी के मध्य से 6ठी सदी तक शासन किया था। उस वंश को इस नाम से क्यों संबंधित किया गया, इस प्रश्न का सही उत्तर देना कठिन है। शायद वकाट नाम का मध्य भारत में कोई स्थान रहा हो जहाँ पर शासन करने वाला वंश वाकाटक कहलाया। अतएव प्रथम राजा को अजंता लेक में वाकाटक वंश केतु कहा गया है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने 68 नंबर। देखिए अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 14, 15 एवं 16। सेकेंड ऑप्शन 2, 3 एवं 4। थर्ड ऑप्शन है 16, 17, 19 और फोर्थ ऑप्शन है सभी गुफाओं का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 16, 17 एवं 19। देखिए अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 में, मतलब 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। ये गुफाएं अलग अलग अवधियों लगभग 2री सदी से लेकर 6ठी सदी तक खोदी गई हैं। और अजंता की जो गुफाएं हैं वे किसके गुप्त शासन काल में बनवाई गई थी। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 69 नंबर। जो कालिदास राइटर थे उनके द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, गौतमी पुत्र शातकर्णी था, अग्निमित्र था या चंद्रगुप्त द्वितीय था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। क्या हो जाएगा? अग्निमित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मालविकाग्निमित्रम 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसे पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 70 नंबर है। इसमें 2 कथन दिए गए ए और आर। देखिए कथन ए क्या दिया गया है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ऑप्शन है आपके सामने फर्स्ट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकेंड है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए दोस्तों क्या है। सामंतवाद का विकास गुप्त युग की विशेषता थी।
यह बात सही है, परंतु इसके विकास के सारे उपकरण इस युग के पूर्व ही देखे जा सकते हैं। यद्यपि भारत में हमें सामंतवाद का अंकुरण शक कुषाण काल में ही दिखाई देने लगता है। प्राचीन भारत में प्रांतीय शासकों की सामंती व्यवस्था का विकास कई कारणों से हुआ। इसमें सर्वप्रमुख कारण एक केंद्रीय सत्ता द्वारा विस्तृत भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना संभव न था। केंद्रीय शक्ति की निर्बलता ने समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जिसके ऊपर स्थानीय सुरक्षा का भार आ गया। सामंती व्यवस्था में क्षेत्रीय सामंत अपने केंद्रीय सम्राट के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को विभिन्न अवसरों पर उपहारों एवं करों की भेंट द्वारा व्यक्त करते थे। भारत में सर्वप्रथम यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने विजित भारतीय प्रदेशों में सेनापति फिलिप की नियुक्ति की थी। इसके बाद प्रायः सभी शासकों ने अपने अपने विजित क्षेत्रों में प्रांतीय शासक नियुक्त किए। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब आप लोग प्रश्न देख पा रहे होंगे 71 नंबर है। क्या है दोस्तों? 71 है। देखिए क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बिल्कुल मिलाएंगे। सूची फर्स्ट में शासक आप देख पा रहे होंगे और सूची सेकंड में द्वितीय में उपाधि देख पा रहे होंगे। देखिए सूची प्रथम में क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। अब उपाधि देख लें। महाधिराज, अश्वमेध पराक्रम, परम भागवत, सक्रोपम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो चौथा है वह क्लियर हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनको महाधिराज की उपाधि थी, तो यहाँ आप फर्स्ट लिख सकते हैं। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सी उपाधि मिली थी? महाधिराज की। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम की, अर्थात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 लिख सकते हैं। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनको परम भागवत की, अर्थात 3 लिख सकते हैं। और स्कंदगुप्त को सक्रोपम अर्थात 4 लिख सकते हैं। तो ये इनकी उपाधियां रही। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वह है 72। क्या है? 72 है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इनकी जो माता का नाम है वह दत्त देवी था और इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। इनके काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने 73 नंबर। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त ने। क्या दोस्तों? चंद्रगुप्त इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। देखिए गुप्त वंश के जो महान शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 74 सॉरी क्या है? 74 है। फायान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन और बर्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। फायान, हेनसांग ये कहाँ के थे? ये चीनी यात्री थे। देखिए फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा और पूरी की पूरी जानकारी उसने एकत्रित की थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 75 नंबर जो कि आप देख पा रहे हैं। देखिए क्या है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तीसरा ऑप्शन है भूमरा का शिव मंदिर और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने
तिगवा का विष्णु मंदिर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, देवगढ़ का दसवां तार मंदिर। देखिए दोस्तों, दसवां तार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। ललितपुर जो कि तीनों चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था। यहाँ आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कर सकते हैं। और यही नहीं, मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। पट्टी पर वैष्णव पौराणिक कथाओं की नक्काशी भी की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वह है 76 नंबर। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्र, हर्ष और अनंगपाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकेंड, चंद्र। क्या हो जाएगा? चंद्र क्लियर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 77 नंबर है। देखिए क्या है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 450 से 470 ईस्वी को प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। अब आगे बढ़ेंगे। जो अपने पास अगला प्रश्न है वह है 78 नंबर। इसमें भी क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बिल्कुल मिलाएंगे दोस्तों। मुद्रा के प्रकार हैं और शासक हैं। देखिए मुद्रा के प्रकार क्या हैं? 4। कुमार देवी प्रकार, वीणा वादक प्रकार, सी है चक्र विक्रम प्रकार, डी है कार्तिकेय प्रकार। शासक 4 है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए कुमार देवी प्रकार ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय की बात है। वीणा वादक ये समुद्रगुप्त के टाइम की बात है। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम, और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम के टाइम। अर्थात सभी एक दूसरे के सामने करेक्ट हैं। अब आगे बढ़ेंगे। आपके सामने प्रश्न 79 क्या है? 79 दोस्तों है। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौर्य, गुप्त, मौखरी, कुषाण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौखरी। क्या हो जाएगा? मौखरी इसका करेक्ट एग्जाम्पल, करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। देखिए मौखरी वंश का शासन गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ। गया जिले के निवासी मौखरी लोग जो चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के समय गुप्त वंश के लोगों के सामंत थे। अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास कौन सा है? 80 नंबर है। गुप्त किसके सामंत थे? बताइए दोस्तों, गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के थे, कुषाणों के थे, सातवाहनों के थे, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कुषाणों के। देखिए दोस्तों, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। श्री गुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। अतः श्री गुप्त किसी के अधीन शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार श्री गुप्त भार शिवों के अधीन छोटे से
राजप्रयाग का शासक था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है दोस्तों 81 नंबर। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था मौर्य काल में, राजपूत काल में, चोल काल में और गुप्त काल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फोर्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा गुप्त काल में। देखिए दोस्तों, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने सामने 82 नंबर। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की। फायान द्वारा कौन सा ग्रंथ था? फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, सेकंड ऑप्शन बौद्ध राज्यों का, थर्ड ऑप्शन है गौतम बुद्ध के उपदेशों का, फोर्थ ऑप्शन है बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 83 नंबर। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश को, गुप्त वंश, और ऑप्शन आपके सामने पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गुप्त वंश। देखिए, गुप्त वंशी शासकों का समय ब्राह्मण धर्म व हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय माना जाता है। हिंदू धर्म की विकास यात्रा के इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, जैसे मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गई, यज्ञ का स्थान उपासन ने ले लिया एवं गुप्त काल में ही वैष्णव एवं शैव धर्म के मध्य समन्वय स्थापित हुआ। ईश्वर भक्ति को महत्व दिया गया। तत्कालीन महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में वैष्णव एवं शैव संप्रदाय प्रचलन में थे। वैष्णव धर्म गुप्त शासकों का धर्म था। अनेक गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की और इन राजाओं ने अपनी राजज्ञाएं गरुड़ ध्वज में अंकित करवाई। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदी है। क्या है? सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वह है 84 नंबर। देखिए क्या है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? गुप्त काल में सिक्के तो चलते थे, सोने चांदी के चलते थे, बात है सबसे ज्यादा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? बयाना भरतपुर, देवगढ़ झांसी, भूमरा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बयाना भरतपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बयाना भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बयाना राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान का प्राचीन नाम बाणपुर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य नाम वाराणसी, श्रीप्रस्थ या श्रीपुर भी उपलब्ध है। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो यह साबित करते हैं कि यहाँ गुप्त शासकों का शासन भी रहा था। बयाना अपनी बेहतरीन किस्म की नील की पैदावार के लिए प्रसिद्ध था। अब आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोग प्रश्न 85 देख पा रहे होंगे। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में आप लोग शासक देख पा रहे होंगे और सूची सेकंड में आप लोग अभिलेख देख पा रहे होंगे। शासक देखते हैं कौन कौन से हैं। समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, स्कंदगुप्त हैं और बुद्धगुप्त हैं। अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति, महरौली लौह स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख और पहाड़पुर ताम्रपत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति है। देखिए
चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ से संबंध रखते हैं। 2, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से संबंध रखते हैं। 4th, बुद्धगुप्त जो है पहाड़पुर तामपत्र से संबंध रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न है वह है 86 नंबर। क्या है दोस्तों? 86 नंबर प्रश्न है। देखते हैं क्या है। मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का संबंध किससे था? गुप्त वंश से, हूण, कुषाण, मौखरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मिहिर कुल का संबंध था वह हूण वंश से था। देखिए, मिहिर कुल भारत में एक ऐतिहासिक श्वेत हूण शासक था। ये तोरामन या तोरामण का पुत्र था। तोरामन भारत में हूण शासक का संस्थापक था। कौन था? तोरामण ही या तोरामन हूण शासन का जो था वह संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 87 है, 87 नंबर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, सेकंड ऑप्शन चंद्रगुप्त, 3 ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन श्रीगुप्त, 4th है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। देखिए, गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक है। श्रीगुप्त जिनका शासनकाल 240 से 280 ईसा पूर्व तक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था कौन? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे इसे वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ था। गुप्त वंश में सबसे पहले रजत सिक्के चंद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 88 नंबर। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन 4th करेक्ट है। देखिए, फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, जो कितने से कितने टाइम तक रहा था? 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक यह भारत में रहा था। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 89 नंबर। देखिए क्या है दोस्तों। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? जो गुप्तकालीन की शासन प्रणाली थी वह कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजतंत्रात्मक। क्या हो जाएगा? राजतंत्रात्मक इसका उदाहरण सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गुप्त सम्राटों के समय में गणतंत्री राज्य व्यवस्था का ह्रास हुआ। गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित था। राजपथ वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित था। अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह 90 नंबर है। देखिए क्या है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का जो पतन हो रहा था वह किसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चलिए ऑप्शन पहले आप देखिए। गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट और सातवाहन युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने लगा। अर्थात जो व्यापार था चल रहा था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा तथा आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ने लगी। जब दोस्तों व्यापार बंद हो जाएगा तो पैसे आने बंद हो जाएंगे, आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएगी। इसी समय सामंतवाद भी जड़ पकड़ने लगा। फलतः आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे नगरों का पतन होने लगा। जैसा कि हेनसांग एक सदी बाद प्रमुख गुप्तकालीन नगरों को उजाड़ होने की बात कही है। हेनसांग दोस्तों आया था हर्षवर्धन के काल में। उसने भी बताया कि किस तरीके से
ये जो राज्य थे वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे थे, क्योंकि व्यापार नहीं चल रहा था और आर्थिक व्यवस्था डे बाय डे कमज़ोर हो रही थी। जो मेन सेंटर थे, मेन सिटी थी, उनका भी धीरे धीरे क्या होने लगा, पतन होने लगा। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी क्लासें आपको लगातार मिलती रहेंगी। फटाफट दोस्तों इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।